हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट्स में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज मैं वीडियो लेके आया हूं अपकिरण की माप यानी मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। मेज़र ऑफ डिस्पर्सन्स के जो हम इसके पहले हम वीडियो में जो अपना मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हमारा उसी सिलेबस का अगला पार्ट है मेज़र ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण की माप। तो आइए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपकिरण की माप के साथ साथ। और जो भी चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो क्या है अपकिरण की माप? अपकिरण की माप से जिनसे ये पता चलता है कि वो श्रेणी के विभिन्न मूल्य या उसके मध्य से कितनी औसत दूरी पर है, अर्थात उनका बिखराव या फैलाव कैसा है। मेन जो इसका संक्षिप्त कहें शब्द जो है वो बिखराव या फैलाव से ही है। ठीक है। आप अपकिरण से समंक श्रेणी की रचना का आभास होता है। तो ये इस प्रकार तो अपकिरण की माप है। देखिए, ये मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी बताता चल रहा हूँ, जबकि इससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स या इसी टाइप के या एक नंबर में जो आएंगे, जो बहुत ज़्यादा की पॉइंट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि अभी आगे चल के कि सर निरपेक्ष मान क्या है और सापेक्ष मान क्या है, या उनमें से किस प्रकार कौन सा सापेक्ष पूछ लिया जाता है, कौन सा निरपेक्ष पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। फिर अगला अगला आगे है निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपकिरण। यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे इसी को मैं फिर से रिपीट करूंगा। अभी निरपेक्ष और सापेक्ष अपकिरण को क्या है? जब किसी श्रेणी के प्रसार, बिखराव या विचरण की माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी के इकाई में ज्ञात किया जाता है तो वो अपकिरण का निरपेक्ष मान कहलाता है, यानी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल्स में? व्यक्तियों का आय, व्यक्ति की ऊंचाई, उनका भार, उनकी आयु आदि जो है अपकिरण के निरपेक्ष माप क्रमशः, जैसे व्यक्ति की आय जो है वो रुपए में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, भार किलोग्राम में तथा आयु वर्ष के रूप में प्रकट किए जाएंगे। अब देखिए सापेक्ष का क्या है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माप से भाग देने पर, यानी संबंधित माध्य मतलब हो सकता है आपका समांतर माध्य हो या माध्यक हो, ये इस तरह का माध्यिका हो, तो भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है वो आपका अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है, यानी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है। यानी किसी भी निरपेक्ष माप को जो संबंधित माप होता है, यानी समांतर माध्य या कहते हैं माध्यिका या बहुलक, उनसे ही भाग देने पर जो प्रतिशत या जो अंश तथा हर के रूप में जो भी मान आता है वो क्या हो जाता है? आपका सापेक्ष मान हो जाता है उस अपकिरण का। देखिए फिर से, तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है वो अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये समंक श्रेणी को इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये यानी एक पॉइंट मतलब एक यूनिट में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये चाहे अनुपात में हो या प्रतिशत में हो या दशमलव के रूप में हो, उसमें व्यक्त किया जा सकता है। वर्णन एक अनुपात या प्रतिशत के रूप में होता है, जिसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। अब देखिए क्या उसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है अपकिरण के? किसी श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। किसी श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। दूसरा क्या है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए ही अपकिरण की माप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विश्वसनीयता की जांच करना। आइए देखते हैं अपकिरण की रीतियाँ ज्ञात करने की रीतियाँ। ज्ञात करने की दो प्रमुख गणितीय एवं एक रेखीय रीतियाँ हैं। कौन सी हैं? देखिए, पहले जो दो गणितीय रीतियाँ हैं, गणितियों में पहला है सीमा रीति, मेथड ऑफ लिमिट्स, और दूसरा है विचलन माध्य रीति, मेथड ऑफ एवरेज डेविएशंस। तो सीमा रीति में क्या है? पहला है विस्तार या परास, जिसको रेंज कहते हैं, बी है इसका। दूसरा है सीमा रीति में 3 है, पहला है परास, दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तीसरा है समतक
विस्तार यानी परसेंटाइल रेंज यानी 100 वाला। इसका दूसरा प्रकार जो था विचलन माध्य रीति क्या है, मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन, उसमें है चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन मीन डेविएशन, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका नेक्स्ट है अन्य माप यानी अदर मेजर्स। और जो तीसरा है, ये तो दोनों ये जो उपरोक्त दो हो गए ये गणितीय हैं, गणितीय रीतियाँ हैं, और जो बिंदु रेखीय है वो तीसरा है, और उसका जो भाग है वो लॉरेंज वक्र है यानी लॉरेंज कर्व। अब देखिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तो बहुत विस्तार से है, मैंने सारी रीतियाँ लिख दी हैं ज्ञात करने की यानी मेथड्स लिख दिए हैं, लेकिन जो हमारा देखिए इसीलिए मैं अभी यहाँ पे ऊपर आपको ज़्यादा मैंने बता रहा था कि मैं अभी डिटेल में बताऊँगा आगे। निरपेक्ष तथा सापेक्ष, जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ निरपेक्ष और सापेक्ष माप को ही कवर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे आगे लिखा है अपकिरण की माप। अपकिरण की माप को मैंने दो भागों में बांट दिया, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। यही जो हमने ये जो मैं ये ट्री शेप में जो भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही हमारा सिलेबस है, और यही हमारे इसी सिलेबस से ही हमको जो है कवर करना है। तो हमारे सिलेबस के अनुरूप जो है अपकिरण के माप को दो भागों में बांटा गया है, एक निरपेक्ष माप और दूसरा सापेक्ष माप यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। निरपेक्ष माप कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन। यानी विस्तार मतलब रेंज, चतुर्थक मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन मतलब मीन डेविएशन, प्रमाप विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ये निरपेक्ष माप हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप दे दिया जाएगा कि ये अपकिरण के निरपेक्ष माप हैं, और उसमें 3 भिन्न लिख दिया जाएगा और एक जो है निरपेक्ष माप होगा, तो वो उसमें से आपको वहाँ से ट्रेस आउट करना होगा। अब आइए देखते हैं सापेक्ष माप क्या होता है, रिलेटिव। सापेक्ष माप अभी मैंने यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था। देखिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माप से भाग या अनुपात भाग देने पर जो अनुपात आता है वो क्या होता है, सापेक्ष माप। यानी क्या हो सकता है, यानी जो विस्तार है, अगर मान लीजिए विस्तार में हम समांतर माध्य से भाग देते हैं या किसी से भी भाग देते हैं, चतुर्थक विचलन में किसी से भी भाग देते हैं किसी माध्य से, ठीक है, वो उनके संबंधित माप मतलब मान लीजिए समांतर माध्य या बहुलक ये, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विस्तार गुणांक हो जाएगा, चतुर्थक विचलन गुणांक हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी तक देखिए यहाँ पे निरपेक्ष माप में विस्तार था, सापेक्ष माप में विस्तार गुणांक, फिर निरपेक्ष माप में चतुर्थक विचलन है, यहाँ पे चतुर्थक विचलन गुणांक है, क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट, यहाँ माध्य विचलन है, यहाँ माध्य विचलन गुणांक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माध्य विचलन प्रमाप विचलन है, यहाँ प्रमाप विचलन गुणांक है। तो ये आपके सापेक्ष और निरपेक्ष। यहाँ से एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि कौन कौन सा निरपेक्ष है और कौन कौन सा सापेक्ष है। किसी एक को प्रश्न में पूछ लिया जाता है कई बार। आइए फिर आगे देखते हैं, हम अपना सापेक्ष निरपेक्ष माप का पहला देखते हैं। पहला है वह विस्तार यानी रेंज। किसी श्रेणी के बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उसका विस्तार या परास रेंज कहते हैं। यानी क्या है, विस्तार इक्वल यानी रेंज अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रेंज h माइनस एल। h मतलब हाईएस्ट और l माइनस और l मतलब लोएस्ट, और कहीं कहीं इसको l माइनस एच लिखा जाता है, तो l माइनस एच मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। मैंने ये देखिए साइड में लिख दिया है एच एल और एल एस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाता है। इस प्रकार हम रेंज निकालते हैं। अब देखिए मैं साथ साथ निकालते चल रहा हूँ। यहाँ पे इसी का ही जो अपकिरण का सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप दोनों लेता हूँ। यहाँ पर विस्तार निकाल लिया, अब विस्तार गुणांक भी देखिए इसी के साथ मैंने विस्तार निकाला ये। अब ये विस्तार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार के सापेक्ष माप को ही विस्तार गुणांक कहते हैं। अब देखिए विस्तार गुणांक सी आर माइनस, अभी ये इसका फॉर्मूला है एल माइनस एस एल प्लस एस। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 छात्रों की सांख्यिकी विषय की मासिक परीक्षा में निम्न प्राप्तांक हैं। उनके अनुक्रमांक दे दिया गया 1 से 10 तक, और सांख्यिकी में प्राप्तांक हैं 20, 35, 25, 30, 16, 40, 18, 28, 10, 25। उपरोक्त में विस्तार या उस विस्तार व उसके गुणांक
परिकलन कीजिए। अब देखिए श्रेणी क्या है, तो श्रेणी जो है सांख्यिकी में प्राप्तांक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, देखिए सबसे छोटा यानी 10 है इसमें, तो हमारा लोवेस्ट वैल्यू जो हो गई वो 10 हो गई। और सबसे अधिकतम कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारी 40 है, यानी h की वैल्यू 40 हो गई। अब हम विस्तार यानी रेंज निकाल सकते हैं, क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी h माइनस एल, तो 40 माइनस 10 बराबर 30, यानी ये आपका रेंज आ गया। अब क्या होगा, विस्तार गुणांक का भी फॉर्मूला भी ऊपर बताया था, h मालूम है एल मालूम है, तो h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, तो 40 माइनस 10 बटे 40 प्लस 10 यानी 30/50, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा यानी 0.6। ये आपका विस्तार गुणांक हो गया। अब देखिए इसी तरह अब हम अगले के लिए बढ़ते हैं। देखिए नोट मैंने एक थोड़ा सा की पॉइंट लिखा है, कभी कहीं पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग बड़े उद्योगों की वस्तुओं की गुणवत्ता यानी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किया जाता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल हेतु इसका जो है उपयोग किया जाता है। अब आइए देखिए, फिर अभी तो हमने क्या पढ़ा था अपने इसके अकॉर्डिंग, विस्तार पढ़ लिया, विस्तार गुणांक। अब चतुर्थक विचलन, आइए देखते हैं चतुर्थक विचलन क्या है। यह है क्वार्टाइल डिविएशन यानी चतुर्थक विचलन। चतुर्थक मतलब होता है किसी श्रेणी के 4 भाग, ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया ऐसे। अब देखिए तृतीय चतुर्थक तथा प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे भाग को चतुर्थक विचलन कहते हैं। यानी किसी श्रेणी के क्वार्टाइल के यानी चतुर्थक के 4 भाग हो गए, तो 4 भाग कौन सा होगा, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो उसका जो तृतीय चतुर्थक होगा और प्रथम चतुर्थक के अंतर जो होगा यानी जो उन दोनों का माइनस होगा, उसके आधे भाग को चतुर्थक विचलन कहते हैं, यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये आपका सूत्र हो गया यानी फॉर्मूला। अब इसी के नीचे देख लीजिए, जो आपका अभी ये चतुर्थक विचलन था, अब ये सापेक्ष माप में चतुर्थक विचलन का गुणांक, ये अपकिरण की सापेक्ष माप है चतुर्थक विचलन गुणांक। देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसी को ही डिवाइड कर देंगे। देखिए Q3 माइनस Q1/2 Q3 प्लस Q1/2। अब देखिए Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। देखिए जैसे अभी रेंज कोफिशिएंट में था h माइनस एल h प्लस एल, सेम उसी प्रकार ये लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं इस आधारित एक अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम्पल के तौर में होगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का चतुर्थक विचलन होगा। क्या होगा, कैसे होगा, अब देखिए चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। अब Q1 कैसे निकालेंगे, Q3 कैसे निकालेंगे, देखिए तो Q1 जो है वो फॉर्मूला होता है, Q1 निकालेंगे n+1/4, यानी n+1/4 का मतलब चौथा, ठीक है, वो जो टर्म होगा वही आपका क्या होगा, Q1 होगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे कितना है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऑड इवन पे बेस करेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 + 1/4 यानी ये हो जाएगा 8/4, और 8/4 को 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कौन सा है, 8, 10, यानी जो सेकेंड टर्म है हमारा वो 10 है, ये हमने 10 लिख लिया। फिर अब Q3 क्या है, Q3 n, यहाँ आगे ये तीसरा भाग होगा, यानी 3n+1/4, n की वैल्यू 7 है, तो 3 × 8/4 यानी ये हो जाएगा 6 टर्म। अब 6 टर्म कौन सा है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी हमारा छठवां टर्म कितना है, 18 है। ये आपका Q1 आ गया, ये Q3 आ गया। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे ये ऑड इवन पे ही निर्भर करेगा कि यहाँ पे देखिए अभी ये 7 है, यानी विषम संख्या, यानी इनकी जो काउंटिंग है वो n बराबर जो है वो 7 है, ठीक है। अभी जब इवन नंबर आएगा तब जो आपके लिए कुछ दूसरा ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ Q1 आ गया, Q3 आ गया, अब हमें फॉर्मूला मालूम है Q3 माइनस Q1/2, तो 18 माइनस 10/2 यानी 4 आ जाएगा इसका आंसर, क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए यहीं पे हमने एक और क्वेश्चन लिया जिसमें हमने इसके टर्म को क्या किया, देखिए अभी यहाँ तक
एन की वैल्यू 7 थी, यानी जो आपका नंबर आ रहा था विषम यानी ऑड आ रहा था। अब यहाँ पे सम के लिए ले लिए हैं, तो उसका क्वार्टाइल डिवीजन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 1, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ n का मान कितना हो गया? 8। अब देखिए Q1 हम कैसे डिफाइन करेंगे? Q1 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए क्योंकि अभी तक वहाँ होल नंबर्स आ रहा था, अब यहाँ डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी, तो कैसे करेंगे? Q1 का जो वैल्यू है n+1/4, यानी n की वैल्यू हो गई, अब यहाँ काउंटिंग n बराबर 8 हो गया, तो 8+1/4 यानी 9/4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25 nth टर्म। ठीक है, तो यानी ये 2.25 टर्म जो है, अब ये कैसे निकालेंगे 2.25? देखिए 2 टर्म, सेकेंड टर्म हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं, थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं, लेकिन 2.25 टर्म कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मैंने लेफ्ट साइड में Q1 लिखा, 2.25 टर्म, तो 0.25 है उसको अलग कर देते हैं, तो 2 + 0.25, और देखिए ये जो टर्म है ये किस टर्म का है? यानी यहाँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी ये सेकेंड दो किसके बीच में है? 2.25, यानी 3 और 2 के बीच में है, तो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म इंटू 2.25, तो 2.2 सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी थी? 10, 0.25 ऐसे लिखा रहेगा। थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो है आपकी 12, और सेकेंड टर्म की वैल्यू है जो है वो 10, तो ये 12 - 10 हो गया, यानी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 10 + 0.25 × 2, यानी ये हो जाएगा 0.25, यानी Q1 की वैल्यू आ जाएगी 10.5। ये है निकालने का उसका तरीका। अब देखिए Q3 निकालना है हमको। अब Q3 में भी वैल्यू 8 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला है 3n + 1/4, 3 × 9/4, ये निकाले तो Q3 की वैल्यू आ गई 6.75 टर्म। अब देखिए इसको फिर डेसिमल से मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, तो 6th टर्म प्लस 0.25 और 6.75 किसके बीच में होगा? 7 और 6 के बीच में होगा, तो 7 टर्म माइनस 6 टर्म। अब 6 टर्म की वैल्यू 25 है, प्लस 0.75 मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो 7 टर्म 30 है और 6 टर्म 25 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो यानी 25 + 0.75 × 5, ये जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 28.75 आ जाएगा। इस तरह Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और Q3 की, और यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला में पुटअप करेंगे Q3 - Q1/2। ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डिविएशन। अब देखिए आगे नेक्स्ट माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन डेविएशन। तो हमारा जो मीन डेविएशन है यानी माध्य विचलन, देखिए इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी थ्योरी पार्ट में आ रहे हैं, इसी वजह से मैं इसको भी ले रहा हूँ। देखते हैं क्या है मीन डेविएशन। माध्य विचलन का परिकलन किसी सांख्यिकी माध्य यानी समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक से किया जा सकता है। यानी माध्य विचलन की जो गणना है वो किसी भी माध्य से किया जा सकता है, चाहे वो समांतर माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, लेकिन जो अधिकतर प्रचलित है वो समांतर माध्य और माध्यिका ही है। आइए देखते हैं माध्य। ये देखिए मैंने सब की पॉइंट्स ही हैं ये जो लिखे हुए हैं। माध्य विचलन के मूल्यों के विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह यानी प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है। यानी माध्य विचलन जब भी निकाला जाएगा तो मॉड करके निकाला जाएगा, और उसके अंदर की जो वैल्यू चाहे वो माइनस की हो, जो प्लस हो, जब मॉड से बाहर आएगी तो हमेशा धनात्मक होती है। अर्थात क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट है माध्य विचलन एक अनिश्चित माप है, क्योंकि ये समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक किसी भी माध्य से ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए ये एक अनिश्चित माप है। बहुलक से निकाला गया माध्य विचलन सदा असंतोषजनक होता है, इसीलिए अधिकतर जो है माध्य विचलन जो है समांतर माध्य व माध्यिका से ही ज्ञात करते हैं। एक और की पॉइंट्स है इसमें, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का 4/5 भाग यानी 80% होता है। ठीक है,
यानी मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 पार्ट होता है या 80% हो सकता है। माध्य विचलन ग्रीक वर्णमाला के डेल्टा, इन डेल्टा देखिए चिन्ह मैंने बना दिया, से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए माध्यिका से माध्य विचलन, देखिए अभी मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने की पॉइंट में लिखा बहुलक से निकाला गया माध्य विचलन सदा संतोषजनक होता है। तो जो हम माध्य विचलन निकालेंगे अभी यहाँ पे हम दो ही चीज़ से सीखेंगे, एक माध्यिका से, एक समांतर माध्य से। तो माध्यिका से माध्य विचलन जो है उसको डेल्टा एम, एम मीडियन, और यहाँ दूसरा पॉइंट है समांतर माध्य से माध्य विचलन ऐड करेंगे तो डेल्टा एक्स बार पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो सूत्र लिख दिया। माध्यिका से माध्य विचलन निकालने का सूत्र डेल्टा एम इज इक्वल टू सिग्मा मॉड, यानी देखिए मॉड डी एम अपॉन एन। तो मॉड डी एम क्या है, देखिए जो विचलन जो ज्ञात किया जाएगा उसी का भी मैंने देखिए यहाँ लिखा है, ये जो अभी एक की पॉइंट बनाया है मैंने यहाँ पे, माध्य विचलन के मूल्य के विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस माइनस को छोड़ दिया जाता है, अर्थात धनात्मक विचलन भी ऋणात्मक मान लिए जाते हैं। यानी अगर उसके अंदर माइनस की वैल्यू आएगी तो मॉड लगा है तो उसके अंदर वो सब प्लस में निकल कर और सभी का योग, इसलिए सिग्मा बाई एन। इसी तरह समांतर माध्य सिग्मा मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन एन, ये हमारे माध्य विचलन का सूत्र हो गया। एक माध्यिका से डेल्टा एम और डेल्टा एक्स बार जो है हमारा समांतर माध्य से है निकालने का सूत्र है माध्य विचलन। अब देखिए माध्य विचलन गुणांक का भी है। माध्य विचलन गुणांक क्या होता है, माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन को संबंधित माध्य से ही भाग दे दिया जाता है। अभी हम पिछले उसमें पढ़ भी चुके हैं इसी के जस्ट ऊपर वाले टॉपिक में कि हम उसी के किसी भी उसी के संबंधित समांतर माध्य से उसी के संबंधित माध्य से हम भाग दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका गुणांक हो जाता है। तो देखिए पहला माध्यिका से माध्य विचलन, अभी तक हम यहाँ डेल्टा एम निकालते थे और एम से यानी मीडियन से ही यानी माध्यिका से ही उसको डिवाइड कर देंगे तो माध्य विचलन गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्या है, समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक, तो डेल्टा एक्स बार था, अगर उसको हम एक्स बार से ही डिवाइड कर देंगे यानी समांतर माध्य से तो क्या हो जाएगा, माध्य विचलन गुणांक। अब देखिए यहाँ मैं इसके मतलब जो लार्जेस्ट क्वेश्चन है वो भी ले रहा हूँ और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो भी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन व उसके गुणांक का परिकलन यानी गणना। देखिए एक एग्जाम्पल लिए, एक कक्षा के 9 छात्रों का भार के आंकड़े निम्न है। भार क्या है, 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60, 49। उपरोक्त का माध्यिका व समांतर माध्य से माध्य विचलन व उनके गुणांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको मैं एक टेबल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए पहले सीरियल नंबर ले लिया, जितने हैं हमारे तो 9 हैं, तो 9 को सीरियल नंबर ले लिया और सभी को क्रम में ले लिया। ठीक है, जो अव्यवस्थित क्रम थे मैंने छोटे से बड़े की ओर ले लिया। तो सबसे पहले 45 हो गया, 47 दो बार आया है, 49 हो गया, 50 हो गया, 53 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया और 60 हो गया। ये हमारा भार दिया गया है। अब यही हमें दिया है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा डी एम बाई एन, ये माध्यिका से, और सिग्मा एक्स बार बाई एन ये हमारा जो है आपका समांतर माध्य से है। तो सबसे पहले हम माध्यिका के लिए डी एम निकालेंगे और समांतर माध्य के लिए डी एक्स बार निकालेंगे। फिर उसके बाद हम आगे समांतर माध्य और माध्यिका निकालेंगे। तो देखिए हम टेबल देख रहे हैं, हमें खाली यही भार दिया गया तो उसको हमने x मान लिया। अब देखिए, अब उससे पहले निकालने से पहले हमको एक माध्यिका निकालनी होगी, क्योंकि तभी हम dm निकाल सकते हैं। माध्यिका यहाँ पे निकालनी होगी। dm निकालने के लिए x माइनस एम, और ये नेक्स्ट वाला जो टेबल है उसमें देखिए dx बार यानी समांतर माध्य में भी हमें x माइनस एक्स बार जो है, x बार मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। यानी इस टेबल में हमको कन्वर्ट करने से पहले हमको समांतर माध्य और माध्यिका मालूम होना चाहिए, तभी हम इस टेबल पे वर्कआउट कर पाएंगे। तो हमने देखिए माध्यिका के लिए जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, देखिए माध्यिका से क्या है, m इक्वल टू n प्लस 1/2। n की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये 9 है। यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में देखिए सबसे पहला जो है काउंटिंग इसीलिए सीरियल नंबर किया है कि n की वैल्यू पता चल जाए। n की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 1/2 यानी 5th टर्म हो गया यानी 50। यानी जो आपकी माध्यिका कितनी हो गई, आपकी वैल्यू माध्यिका की वैल्यू 50 हो गई। अब देखिए
अब इसी प्रकार दूसरे साइड में देखिए समांतर माध्य कितना आता है, तो समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी इन सब का जो एक्स की वैल्यू था जोड़ कितना हुआ, 45, 47 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60, ये हो गया 468। और एन की वैल्यू कितनी है, 9। 468 को 9 से डिवाइड करिए तो 52 आ गया, यानी 50 माध्यिका हो गई और 52 जो है समांतर माध्य हो गया। अब देखिए हम देखिए x माइनस एम, यानी 50 में से 45 घटा तो कितना बचा, 5। ये क्योंकि ये जो डेविएशन ऑफ मीडियन है यानी माध्य विचलन है उसको हम ज्ञात कर रहे हैं, और मॉड लगाए हैं। अगर वैल्यू अगर अंदर निगेटिव आएगी तो वो कितना हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल x की वैल्यू कितनी थी, 45 थी, और m की वैल्यू 50 है। तो x में से यानी 45 में से 50 गया तो -5 बचा। तो -5 को ये इसने मॉड की वजह से +5 में कन्वर्ट कर दिया। फिर 47 माइनस 50 हो गया, -3 आया, -3 को मॉड की वजह से 3 कर दिया। फिर सेम इसी में 47 में ये भी 50 घटा तो -3 में से माइनस प्लस हो गया। फिर 49 माइनस 50 यानी वैल्यू हो गई 1 -1, उसको मॉड ने क्या कर दिया, 1 कर दिया, +1। 50 में से 50 गया 0, 50 में से 53 में से 50 गया 3, 58 में से 50 गया 8, 59 में से 50 गया 9, 60 में से 50 गया 10। अब इनका जो हमने योग किया तो ये सिग्मा डी एम हो गया, मॉड सिग्मा मॉड ऑफ डी एम इज इक्वल टू 42। अब इसी तरह हमने क्या कर लिया, अब हम इसको करेंगे यानी समांतर माध्य से सिग्मा मॉड ऑफ डी एक्स बार। अब देखिए हमारा कितना आया था समांतर माध्य, 52। अब 52 में से घटाएंगे तो 45 में से -52 तो हुआ -7। -7 मॉड लगा है तो यानी यहाँ बीजगणितीय चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं होता प्लस माइनस का, तो ये 7 हो गया। फिर 47 में से 52 गया 5, फिर 47 में से 52 गया 5, 49 में से 52 गया 3, 50 में से 52 गया 2, 53 में से 52 गया 1, 58 में से 52 गया 6, 59 में से 52 गया 7, 60 में से 52 गया 8। इनका योग कितना हो गया, 44, यानी सिग्मा मॉड ऑफ डी एक्स बार कितना हो गया, 48। अब देखिए हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने एक लेफ्ट साइड में माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का और समांतर माध्य से राइट साइड में। तो पहले लेफ्ट साइड में देखिए माध्यिका तो हम पहले निकाल चुके थे जिसका मान आया था। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी एम डेल्टा डी एम इज इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ डी एम बाई एन। तो कितना आया, डी एम की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे ऐड किया 42 और एन की वैल्यू 9 थी। इसको जब हमने डिवाइड किया तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 4.67। अब माध्य विचलन गुणांक क्या होता है कि उसी जो माध्य विचलन आता है उसी संबंधित माध्य से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, माध्य विचलन गुणांक। तो यानी यहाँ पे माध्यिका था तो उसी माध्यिका से हम डिवाइड कर दिए, यानी डेल्टा एम अपॉन एम यानी 4.67 डिवाइड बाई माध्यिका कितनी थी, एम की वैल्यू 50 थी, इससे डिवाइड कर दिए तो 0.0934 आया। ये आपका माध्य विचलन गुणांक हो गया। इसी प्रकार सेम समांतर माध्य से ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला जो था डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन है, और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 44 थी, 44/9, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। सेम इसी प्रकार संबंधित माध्य से डिवाइड कर देंगे। संबंधित माध्य इसका कितना है, यानी 52 एक्स बार यानी माध्य समांतर माध्य 52 से डिवाइड कर दिए तो कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार इक्वल टू 0.091, ये वैल्यू आ गई आपकी माध्य विचलन की। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी की थी। अब इसी के लिए मैं थोड़ा दूसरा खंडित श्रेणी के लिए देख लेते हैं। खंडित श्रेणी के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये थोड़ा कई पार्टों में करना पड़ रहा है, इसलिए इसको अब देखिए खंडित श्रेणी के लिए आंकड़े जो हैं पद आकार दे दिया गया है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई यानी आवृत्ति 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4। उपरोक्त में के अपकिरण का माध्यिका गुणांक यानी माध्य तथा माध्य गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों गुणांक कह रहा है। गुणांक तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आप उनके माध्य विचलन ज्ञात किए हो।
तो माध्य विचलन भी ज्ञात करना है माध्यिका से और समांतर माध्य से, और फिर उनके बाद उन्हीं को उन्हीं संबंधित माध्य से यानी माध्यिका वाला माध्यिका से डिवाइड कर देंगे तो वो माध्यिका गुणांक हो जाएगा, और समांतर माध्य वाला डिवाइड कर देंगे तो माध्य गुणांक हो जाएगा। तो अब देखिए हमको दो चीज़ दिया गया था, पद आकार, अब इनको टेबल के रूप में फॉर्म कर रहे हैं। हमें सिर्फ खाली इसको हम अभी फॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ सबसे पहले क्या करने के लिए, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्यिका यानी मीडियन और समांतर माध्य, उसलिए हमने इस टेबल को फॉर्म किया है। तो अभी इसमें टेबल दो बार फॉर्म होगी, पहले एक बार इस प्रकार टेबल बनेगी, फिर आगे अभी दूसरी बनेगी। तो इस टेबल से सिर्फ हम माध्यिका और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें बनाए हैं। तो पद आकार जो कोई प्रश्न में आपको दिया है मैंने क्रम से लिख लिया 4 से 16 तक, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई, आवृत्ति जो है वो 2 4 5 3 2 1, ये n हो गया, n की वैल्यू 21 हो गई, जोड़ लिया। अब संचयी बारम आवृत्ति हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे लिखते हैं संचयी आवृत्ति, यानी पहला सेम एज इट इज़ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, फिर फ्रीक्वेंसी में सेकंड वाला स्टेप जुड़ जाएगा, यानी 2 में 4 जुड़ गया तो 6 हो गया, फिर अगला 6 में 5 जुड़ गया तो 11 हो गया, 11 में 3 जुड़ गया तो 14 हो गया। यह आवृत्ति वाला ही जुड़ जा रहा संचयी में, 14 में 2 जुड़ गया तो 16, 16 में 1 जुड़ गया 17, 17 में 4 जुड़ गया 21। अब f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2, देखिए 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, 6 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 10 3 30, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 16 4 जा 64, इनका योग कर लिए तो 204। अब देखिए मीडियन यानी माध्यिका एक साइड और एक साइड मीन, तो माध्यिका का फॉर्मूला है n+1/2 यानी 21 + 1/2 यानी 12 यानी 11th टर्म कौन सा है इसमें। अब देखिए संचयी यहाँ पे इसीलिए संचयी का कॉलम बनाना पड़ा कि जो माध्यिका का है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है 11th, अब 11th वाला टर्म क्या है, पद आकार उसका क्या है 8, तो वैल्यू कितनी हो गई, माध्यिका 8 हो गई। अब मीन क्या है, मीन इन सब का योग होता है 204/n, तो 204, n की वैल्यू 21, ये 9.71 हो गया। अब देखिए 9.71 ये आपका क्या हो गया माध्य। अब फिर हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, अब वो हम क्या करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए, सॉरी माध्य विचलन गणना करने के लिए। ये तो अभी हम माध्यिका और माध्य निकाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है, आकार दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है, ये मैंने सेम एज इट इज लिख लिया। अब देखिए माध्यिका वहाँ पे 8 था तो एक कॉलम मैंने साथ साथ ही बना दिया है, माध्यिका 8 से और समांतर माध्य जो है 9.7, यही वैल्यू तो आई थी अभी। यहाँ माध्यिका की देखिए वैल्यू 8 है मीडियन की, और मीन की वैल्यू 9.7 है। तो अब देखिए इसकी टेबल के जो फॉर्म किया है, अब इसमें हम दो चीज़ क्या करेंगे, माध्यिका वाला कॉलम देखिए, एक तो विचलन ज्ञात करेंगे यानी मॉड ऑफ डीएम, और उसके बाद उनको f इंटू एक्स यानी कुल विचलन, यानी ये जो f आवृत्ति है इससे विचलन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी ये माध्य विचलन हो जाएगी। सेम इसी प्रकार ये dx बार जो है ये हम विचलन ज्ञात करेंगे और उसके बाद f से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल विचलन आ जाएगा। तो देखिए अब माध्यिका कितनी थी 8 थी, तो सबसे पहले हम आकार कॉलम हो गया, फिर आवृत्ति हो गया। अब माध्यिका 8 से वाले में पहला कॉलम देखते हैं विचलन, माध्यिका हमारी कितनी है 8 है, तो अब देखिए हमारी 8 में से ये x वाला घटेगा, यानी यहाँ पे ये जो x है आकार है वही घटेगा। तो पहला है 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, ठीक है। 8 में से 10 गया, या सॉरी 10 में से 8 गया या 8 में से 10 गया, जो भी आप जिसको वैसे होता जो है पहले x माइनस जो है x माइनस m होगा, ठीक है। तो 4 में से 8 गया तो -4 बचा, तो -4 को मॉड ने 4 कर दिया, फिर इसी प्रकार -2 था तो -2 को ये +2 कर दिया, 8 में से 8 गया 0, अब 10 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6 और 16 में से 8 गया तो 8। अब देखिए कुल विचलन क्या होगा, ये जो विचलन आया है इसी को हम यानी ये जो डीएम आया है मॉड ऑफ डीएम, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 × 0 0 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 4 8 ज़ा 32। इनका जो फाइंड आउट किए तो ये 68 हो गया सम अप।
यानी सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ डी एम जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 68। अब देखिए माध्य बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। माध्यिक जो माध्य दिया 9.71 से x में से x माइनस 9.71 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहला हो जाएगा, 4 में से 9.71 गया तो माइनस 5.71, मॉड लगे होने की वजह से प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3.6 में से 6 माइनस 9.71 तो 3.71, 8 माइनस जो है 9.71 तो 1.71, फिर 10 में से 9.71 तो 0.29, फिर 12 में से माइनस 9.71 तो 2.29, इसी प्रकार ऐसे 6.29। इसको f से मल्टीप्लाई कर दिया कुल विचलन में नेक्स्ट में, तो ये वैल्यू आ गई, उनका समअप कर लिया तो 69.71 ये आ गया। अब देखिए हम माध्यिका का फॉर्मूला जानते हैं। ये देखिए मैंने एक साइड में माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है और एक माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला था सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन। अब देखिए सिग्मा एफ डी एम निकाला है हमने 68 और एन की वैल्यू 21 है, डिवाइड कर दिया और फिर उसी संबंधित माध्य से यानी माध्यिका से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो माध्यिका कितनी थी हमारी 8, तो हम 8 से डिवाइड कर दिए तो ये कोफिशिएंट यानी उनके गुणांक आ गए, माध्यिका के गुणांक। इसी प्रकार ये जो है माध्य वाला भी दे रखा है, माध्य से माध्य का फॉर्मूला जो है वो लगा दिया और जो इनकी वैल्यूज़ थी 69.71 और एन की वैल्यू एन थी उससे डिवाइड कर दिया 3.2 और इसकी जो अब कोफिशिएंट यानी गुणांक ज्ञात करना है तो जो डेल्टा एक्स बार अपॉन उसी का समांतर माध्य, तो एक्स बार और समांतर माध्य कितना निकाला था यानी मीन 9.71, उसी से हमने डिवाइड कर दिया इसको, आंसर आ गया 0.342। इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब यानी हम यहाँ पे दो चीज़ ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ तो हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं एक टेबल से खंडित में, और एक टेबल से माध्यिका और माध्य ज्ञात कर रहे हैं। फिर दूसरी टेबल से हम क्या कर रहे हैं, फिर उन्हीं को ही हम चाहें तो हम इस एक ही टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है जिसको आप आसानी से समझ सकें। फिर उसके बाद सिग्मा एफ डी एम जो हमारा इस टेबल का फॉर्म करने का सिर्फ उद्देश्य था, सिग्मा एफ डी एम और सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स डी एक्स बार हो, ये हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे फॉर्मूला में पुट करके हम उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आखंडित श्रेणी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, इसको भी दो टेबल फाइंड आउट करेंगे। दो टेबल फाइंड आउट करने में एक तो आपको फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या कहते हैं माध्यिका और माध्य, और दूसरे टेबल में माध्य विचलन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अभी तक देखिए आखंडित श्रेणी देखिए वर्ग अंतराल दे दिया गया है, प्राप्तांक 5, 15, 15, 25, 25, 30 यानी 10 के अंतराल तक देखिए 85 से 95 तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई, छात्रों की संख्या 3, 8, 15, 20, 25, 10, 9, 6, 4। उपरोक्त में माध्य का व समांतर माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब देखिए ये मैंने पहला, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कॉलम और बढ़ जाएगा। अब जब हमारी श्रेणी जो है अखंडित होती है तो हम उनका मिड टर्म निकालते हैं यानी मध्य वैल्यू। पहले भी मैं आपके पिछले उसमें बता चुका हूँ मध्य वैल्यू कितना कैसे। देखिए प्राप्तांक 5 से 15 था, इन दोनों का योग बटे 2 यानी 5 + 15 यानी 20 बटे 2 यानी 10। इसी तरह पूरा हम ज्ञात कर लेंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा, यानी ये हमारी वैल्यू हो जाएगी अब x। अब फ्रीक्वेंसी 3 है। संचयी बारंबारता देखिए पहला 3 3 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 और 15 26 हो गया, 26 और 20 46 हो गया, 46 और 25 71 हो गया, 71 और 10 81 हो गया, 81 9 90 हो गया, 90 और 6 96, 96 4 100 हो गया। अब f इंटू एक्स कितना हो गया, f इंटू एक्स यानी x की जो मध्य वैल्यू थी x हो गई, फ्रीक्वेंसी जो थी वो f है। इन सब का मल्टीप्लाई किए समअप किए तो 4760 आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, देखिए माध्यिका। तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे 100 छात्रों की है संख्या, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम n अभी मीडियन के लिए n+1 नहीं फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ n/2 करेंगे क्योंकि वहाँ पे विषम के लिए था वो और यहाँ पे सम के लिए है। तो अब देखिए 100/2 यानी ये हो जाएगा 50 टर्म।
अब संचयी बारंबारता में हम देखें 50 कहाँ आएगा, देखिए 46 में तो आएगा नहीं, लेकिन 71 में ही जहाँ 71 है इसी में ही 50 समाहित है। तो 50 वाला इसका जो f हो गया वो 25 हो गया और x जो हो गया वो 50 हो गया और इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 45 से 55। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे L प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। तो ये L की यानी अब ये देखिए वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट 45 से प्लस इंटरवल इन दोनों लिमिट इंटरवल में कितने का 10 का है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 25 है, ये आवृत्ति 71 वाला जिसमें 50 समाहित है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 होगी एफ़ की। एम की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो गई, देखिए एम की वैल्यू जो आपकी ये हो जाएगी ये 50 हो जाएगी। जो 71 50 आया है ना मीडियन, अभी देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है आपकी, इसकी जो फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है। एक्स की वैल्यू जो है ये 50वां 71 में समाहित है, तो ये जो एक्स की वैल्यू जो 50 है ये आपका हो जाएगा एम। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 50 आपका समाहित है तो उसके ऊपर वाला जो आपके संचयी बारंबारता है वो 46 है, तो कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 46, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मीडियन आएगा 46.6। और इसी प्रकार सिंपल जो है हमारा समांतर माध्य जो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 4760 जो है वो हमारा टोटल समअप है बाई 100, यानी एक्स बार जो हो जाएगा 47.6। अब देखिए अब माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए ठीक, अब कोई हमको दिक्कत नहीं है, हम फिर पुराने प्रश्न की तरह जैसे भी पिछला वाला किए थे वैसे करेंगे। अब खाली हमें मध्य, एक मध्य सिर्फ इस टेबल में और पिछले टेबल में सिर्फ खाली एक कॉलम बढ़ा है वो मिड वैल्यू की यानी मध्य मूल की, क्योंकि ये श्रेणी जो है अखंडित है और इसको हम क्या करेंगे पहले मिड टर्म निकाल के तो वही उसकी एक्स वैल्यू हो जाएगी और सेम उसी प्रकार हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ये देखिए एक्स की वैल्यू जो है ये हो गई और एफ़ की वैल्यू ये हो गई। माध्यिका आपकी आ गई 46.6 और माध्य आ गया 47.6। तो यहाँ से डी एम निकालेंगे माध्यिका, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ इंटू डी एम। इसी प्रकार माध्य से डी एक्स इंटू फिर उसका कुल विचलन आ जाएगा एफ़ इंटू मॉड ऑफ डी एक्स बार, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अभी मैं पिछले में कर चुका हूँ, इनका ऐड ये दिया गया, ठीक है। हमारे इस टेबल का सिर्फ खाली उद्देश्य जो है इस टेबल को बनाने के लिए क्या था, ये दो चीज़ मैंने नीचे लिख दी है, सिग्मा एफ़ इंटू मॉड ऑफ डी एम और सिग्मा एफ़ इंटू मॉड ऑफ डी एक्स बार, यही हमको ज्ञात करना था। इसी ज्ञात करने के लिए हमने ये पूरी टेबल फॉर्म की थी। अब देखिए माध्यिका से फॉर्मूला डेल्टा एम इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ़ इंटू मॉड ऑफ डी एम बाई एन, ये वैल्यू सॉल्व किया तो आ गया माध्य विचलन 15.07। इसी तरह माध्यिका से हल करेंगे तो 14.99, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 20 पदों का माध्य विचलन 10 है तो प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया जाए तो माध्य विचलन क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी श्रेणी में प्रत्येक संख्या में अगर समान राशि जोड़ें या घटाएं तो माध्य विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका नया माध्य विचलन जो है वही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी, देखिए अगला एग्जाम्पल में यदि 20 पदों का माध्य विचलन 10 है तो प्रत्येक, पहला प्रश्न है प्रत्येक श्रेणी में पद में 2 से गुणा कर दिया जाए और दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पद में 2 से भाग कर दिया जाए तो नया माध्य विचलन क्या होगा। देखिए जोड़ घटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गुणा भाग को कहेगा तो आपको गुणा करने पे उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसी अंक से, तो वही हो जाएगा। यानी पहले का ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया 10 इंटू 2 यानी 20 हो गया और डिवाइड हुए हैं 10/2, डिवाइड आंसर 5। इस प्रकार ये हो जाएगा, तो प्रभाव सिर्फ गुणे और भाग का होता है। अगला प्रश्न देखिए, 20 पदों का प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 80 है तो उनका माध्य विचलन क्या होगा। हमने अभी पहले एक की पॉइंट बताया था कि जो माध्य विचलन है वो प्रमाप विचलन का 80% होता है। यानी इसको एक फॉर्म में और कह सकते हैं, एम डी यानी मीन डिविएशन इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखिए 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 80, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माध्य विचलन मीन डिविएशन 64। इस प्रकार हम यहाँ पे मीन डिविएशन को ख़त्म करते हैं। अब हम आगे, अभी इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है और मैं बहुत ही जल्दी अब इसके आगे जितने भी इसमें इस मेजर ऑफ डिस्पर्सन के जितने भी पार्ट होंगे मैं सबको कवर अप करूँगा इसमें, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिए। तब
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।